देखने वाले हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी याद करने के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ट्रिक्स टू लर्न। सबसे पहले एक बहुत ही रफ डायग्राम बनाएं जो कि एग्जैक्टली ब्रेन जैसा नहीं है, तो हम समझते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, ये ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, ये ब्रेन है हमारा। अब इसमें आपको लेयर्स याद करनी है, तो कैसे याद करोगे? तो जो हमारा ब्रेन है ये किससे कवर होता है? 3 लेयर से होता है, पाई, ड्यूरामीटर और आर्कनॉइड स्पेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि ड्यूरा बाहर होता है या पाई बाहर होता है? तो ऐसे याद रखना है, पाई पी से पास। ठीक है, पी से पाई, पी से पास। ड्यूरामीटर आउटर होता है, तो ड्यूरामीटर दूर। ठीक है, डी डी पी पी, इस तरीके से कि अगर दूर है तो ड्यूरामीटर है, पास है तो पाई है, और जो बच जाएगा इनके बीच का वो क्या होगा? आर्कनॉइड। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट, और सब का मतलब होता है नीचे, जस्ट बिलो। तो जब भी, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये लेयर जो दिख रही है ये मैंने बनाई है स्कल। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्फेक्शन से, या फिर कह लो कि कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई। ठीक है, उन सब से हमारा स्कल प्रिवेंट करता है। लेकिन अंदर से भी तो कोई प्रिवेंट कर रहा होगा, कोई प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो अंदर से जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो है BBB, डेट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा है? ब्लड ब्रेन बैरियर। और बाहर से कौन कर रहा है? स्कल। उसके बाद जो आउटर, अब मान लो यहाँ पे हेमरेज हो गया। ठीक है, तो हमने एपी और सब कहाँ से नाम दिया कि एपी जस्ट स्कल के अंदर वाला। ठीक है, एक लेयर अंदर है, तो उसको हमने क्या बोला? क्योंकि ये जो ड्यूरामीटर है वो आउटर लेयर है। ठीक है, उसके बाहर हो रहा है अगर हेमरेज, यानी यहाँ पे स्कल और इसके बीच में, देन हम इसे बोलेंगे एपिड्यूरल हेमरेज। और अगर यही हेमरेज कहाँ पे हो रहा है? आर्कनॉइड स्पेस और ड्यूरामीटर स्पेस के बीच में, देन हम इसे बोलेंगे सब ड्यूरल हेमरेज। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको बोला था एपी का मतलब क्या है? ऊपर जो सबसे पहले चोट, ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही, चोट लग रही है, उसको हम एपी बोलेंगे, और नीचे जो लग रही है उसको हम बोलेंगे सब। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये तो था ब्रेन की बात। ब्रेन में हमने अभी ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की, जो कि क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किससे? इन्फेक्शन से, कि अंदर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, कोई भी ड्रग आप कंज्यूम करते हो तो ड्रग के अंदर एक्सेप्ट जो न्यूरो की दवाइयाँ होती हैं उनको छोड़ के जितनी भी दवाइयाँ हैं न्यूरो के अलावा, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि उनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो इस बैरियर को पार ना कर सकें। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान के पैर में दर्द है, ठीक है, आपने क्या खाई? PCM खाई। PCM तो खाई, अब उसको एक्ट कहाँ करना है? यहाँ पे जाके करना है। माउथ से होता हुआ, इंटेस्टाइन से, माउथ से होता हुआ स्टमक में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, वीनस जो है हेपेटिक वेन कैरी करेगी, फिर अयोटा से जाके तब जाके आपके यहाँ पैर में कहीं आ रहा है वो। ठीक है, एब्जॉर्ब होते होते फिर यहाँ पे आके PCM एक्ट करेगा और साथ में दर्द को कम कर देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि PCM कहीं और जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे होल्स होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से चीज़ें बाहर जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं अंदर। इसी तरीके से हमारा एक्सक्रीशन होता है ना, बॉडी में एक्सक्रीशन इसी तरीके से तो होता है, ब्लड के थ्रू होता है। किडनी के पास जाता है, वो किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है, फिर सारा वेस्ट बॉडी से आउट हो जाता है थ्रू यूरिन, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारा तरीका है
एक्सक्रीशन का, स्टूल हो गया, इंटेस्टाइन से जो आ रहा है, तो ये एक्सक्रीशन हो गया। इतना हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हमने बोला कि लेग में पेन है, पीसीएम ने इस पे वर्क किया, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और पे भी इफ़ेक्ट डाल रही है, कहीं और जाके भी। तो अगर वो ऐसा करती है तो वो क्या देखने को मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पेन के साथ साथ, पेन तो उसने ख़त्म किया लेकिन साथ में उसने जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ भी जाके एक्ट किया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं और इसी तरीके से ड्रग के हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हमें पता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ में इससे क्रॉस होने नहीं देगा, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ब्रेन में भी एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर आता है, वो ये रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं, इस रीज़न को हम क्या बोलते हैं, ये वही रीज़न है जहाँ पे, जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर दवाई का, वो ये होता है नोज़िया वॉमिटिंग। कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट बताना, नोज़िया वॉमिटिंग बता दो। तो ब्रेन का सिर्फ एक ऐसा ही पार्ट है, सिर्फ इकलौता यही पार्ट है जिसकी वजह से, जहाँ पे सिर्फ आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो ड्रग है वो वहाँ पे जाके एक्ट कर सकती है, उसके अलावा और कहीं ब्रेन को एंटर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो BBB है वो अलाउ ही नहीं करेगा। जस्ट लाइक पास, अगर आप किसी पार्टी में गए हो और बहुत ही किसी नामचीन की पार्टी है तो वहाँ पे आपको पास दिखाना पड़ता है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, बिना पास दिखाए आप नहीं जा सकते अंदर। सेम उसी तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर का, भाई जिसके पास पास है सिर्फ उसी को एंट्री मिलेगी, वरना किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद अब आई की बात करते हैं। तो आँख में आप कैसे याद रख सकते हो, 2 सेल होती है हमारी, RC, डेट इज़ रॉड सेल और कोन सेल। R से याद रखो रात, मतलब रात में आपको किसकी वजह से दिखता है, रॉड सेल की वजह से, तो ऐसे याद रखो RR। कोन से कलर याद रखो, कलर्स के कब देख पाते हो आप, उजाले में देख पाते हो, तो उजाले में कौन एक्टिव होगा, कोन सेल एक्टिव होगी, तभी आप देख पा रहे हो, तो CC है ना। कलर, कोन, रॉड, रात, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि इंसुलिन जो है वो ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। जब आप सोते हो रात में, जब बच्चा सोता है रात में, उस टाइम पे करीब 3 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, इस टाइम में जो बच्चा होता है अगर वो कंटिन्यूस सो रहा है तब तो ठीक है, और अगर जग जाता है तो उसको फिर भूख लगेगी, छोटे बच्चों को देखा है, तो वो फिर खाएगा पिएगा। 3 से 5 बजे में जो बच्चा होता है वो हाइपोग्लाइसीमिक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जो जितना भी ग्लूकोज है, जितनी भी एनर्जी है, वो सारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यूटिलाइज हो जाती है। कैसे होती है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है इस टाइम पे। इंसुलिन बढ़ेगा तभी तो ग्लूकोज घटेगा, तो इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है 3 से 5 बजे के बीच में। अगर बच्चा मान लो 10 बजे तक भी सो गया तो, या 12 बजे तक भी खाना पीना हो गया उसका, मान लो 10 बजे खाया था तो मैक्स टू मैक्स इतना, ठीक है, 3 बजे तक हो गया ऐसा। अब क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिक है, यानी कि ग्लूकोज की कमी है उसकी बॉडी में, तो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा। अब इंसुलिन अगर बढ़ा है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी कि इंसुलिन क्या करेगा, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फिजिकल ग्रोथ होगी बच्चे की, ठीक है। तो इंसुलिन की वजह से बेसिकली क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है। तो आपको जो भी फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, रात में जब सो रहे होते हैं उस टाइम पे इंसुलिन का लेवल एकदम पीक पे होता है। उस वक्त आप 3 बजे उठ के वापस खाने नहीं बैठोगे, अगर आप रेम स्लीप में हो, है ना, डीप स्लीप में हो। अगर आप डीप स्लीप में हो तो आप उठ के खाने नहीं बैठोगे, आपको याद नहीं आएगा कि खाना है। तो इसका यही मतलब था। उसके बाद वही मैंने बताया, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है ये। अब ब्लड वेसल में
अभी मैंने बताया कि होल्स होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं, इसमें बहुत सारा प्लाज्मा कंटेंट है, बहुत सारे आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना। तो कुछ जो है यहाँ बाहर भी जाते होंगे, कुछ बाहर से अंदर भी आते होंगे। तो अब ब्लड भी बाहर जा सकता है, प्लाज्मा भी बाहर जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए, इस प्लाज्मा को बाहर ना जाने देने के लिए, प्लाज्मा को बाहर नहीं जाने देना है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या काम करता है, HP और OP। HP क्या है, HP इज़ हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा और ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल केस में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम और ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये नॉर्मल है। तो इसमें क्या है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो प्लाज्मा है, वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। किसकी वजह से, OP की वजह से, ये इसको बाहर निकलने नहीं देगा। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का तो काम है कि बाहर, लेकिन चलेगी किसकी, OP की, ठीक है। कैसे, मान लो एक वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर OP 5.0 है तो HP, और HP कितना है, 4.9 है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तो OP है, तो इसकी चलेगी कि ये बोलेगा कि नहीं, प्लाज्मा यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये इसी तरीके से फ्लो करता रहेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या कहता है, हाइड्रोस्टैटिक भी कहता है ठीक है, अगर प्लाज्मा बाहर नहीं जाएगा तो अंदर से कुछ बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर से कुछ अंदर भी नहीं आएगा। हाइड्रोस्टैटिक बोलेगा कि ठीक है, अगर तुम प्लाज्मा को बाहर नहीं आने दे रहे हो तो हम बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आने देंगे। तो ये इसी तरीके से मेंटेन रहता है और ये इसी तरीके से वर्क करता है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कब बिगड़ती है, कंडीशन तब बिगड़ती है जब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में वेरिएशंस होती हैं, यानी कि जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाए, डिक्रीज, और HP क्या हो जाए, इंक्रीज। इस केस में क्या होगा, जो प्लाज्मा कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चाहता था कि प्लाज्मा बाहर निकले। अब क्योंकि प्लाज्मा बाहर निकलने लग गया है तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड स्पेस प्रेजेंट है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल कहाँ की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल वाला है वेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेरिटोनियल स्पेस देखने को मिलेगा, पेरिटोनियल स्पेस है ये, फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल स्पेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पेरिटोनियल स्पेस है ये एरिया, और यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा बाहर आने लग गया। प्लाज्मा बाहर आएगा तो इससे क्या होगा, पेरिटोनियल जो कैविटी है यहाँ पे फ्लूइड फिल होने लग जाएगा। फ्लूइड फिल होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इडीमा होने की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, यही सब देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो एडिमा आपको देखने को मिला पेरिटोनियम में, उसी को हम बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड इन पेरिटोनियल स्पेस, पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज एसाइटिस, उसे हम एसाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताने का मकसद था। उसके बाद बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग की। तो मोस्ट फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग अगर बोले तो सबसे पहली प्रायोरिटी जाएगी इनहेलेशन की। अगर इनहेलेशन नहीं है देन प्रायोरिटी जाएगी सबलिंगुअल की, ठीक है। फिर थर्ड ऐसे IV वगैरह, अगर कोई है IM है तो वो जाएंगे अलग। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ लीवर इज इन्फेक्ट, हाँ अभी मैंने बताया ना इसका ही पार्ट है। अगर लीवर इन्फेक्टेड है तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। किडनी में क्या होगा, किडनी के केस में ऐसा नहीं होगा। किडनी के केस में ऑनकोटिक प्रेशर तो उतना ही है नॉर्मल जितना है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। या तो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़े, सॉरी ऑनकोटिक प्रेशर घट जाएगा, नहीं ऑनकोटिक नहीं ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। या तो ये घट जाए या तो ये बढ़ जाए, दोनों ही एबनॉर्मल है ना। दोनों में ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ही फ़ायदा है और दोनों ही क्या कॉज करेंगे, इडीमा कॉज करेंगे। किडनी के केस में भी यही होगा,
फ्लूइड फिलो पेरिटोनियल स्पेस में गया, क्या कॉज किया, एसाइटिस कॉज कर दिया, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसका तो वैल्यू नॉर्मल ही रहता है जितना भी है इसका, लेकिन लीवर के केस में ऐसा नहीं होता। लीवर के केस में क्या होता है, जो ओपी है ओपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो नॉर्मल है, लेकिन ऑनकोटिक जो भी ज़्यादा था वो ज़्यादा ना रह के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एचपी तो ऑटोमेटिक ओपी से ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल के 4 बहुत अच्छे मेन फंक्शन है। गुड, पहला तो गुड एपिटाइज़र। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एपिटाइज़र होता है। शराब पीने के बाद इतनी भूख लगती है कि आप 3 टाइम ज़्यादा खा सकते हो अपने नॉर्मल खाने से, और आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे कि आप ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि आप इतना पिए होते हो कि आपकी भूख एकदम चरम लेवल पे होती है। दूसरा क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, और गुड एपिटाइज़र तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अल्कोहल क्या करता है, देखो टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें करेगा। अगर लेबर की बात करते हैं तो लेबर में क्या होता है, लेबर का मतलब होता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल ओएस की ओपनिंग और एक्सपल्जन ऑफ फीटस, उसी को हम लेबर कहते हैं। इन तीनों को मिक्स कर दो, लेबर की डेफिनेशन बन जाएगी। सिंपल टर्म्स में याद रखो, यूट्रस क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर्वाइकल ओपनिंग क्या हुई, ओएस ओपन हुआ, और जो अंदर का प्रोडक्ट था, फीटस था, वो बाहर आ गया। तो यही होता है हमारा लेबर। अब इसमें क्या है, यूट्रस क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यूट्रस भाई इन वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो सीएनएस करवा रहा है, या तो कैल्शियम करवा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रहे हैं, ये सब मिलके क्या करवाते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब अर्ली स्टेज में अगर 36 वीक्स से पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो क्या देखने को मिलेगा, प्रीटर्म लेबर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीटर्म लेबर होता ही क्यों है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो एक्टिविटी है, मूवमेंट्स है, वो बढ़ जाती हैं। जो आपको 36 वीक के बाद, यानी टर्म हम कब बोलेंगे, जब 36 वीक से 42 वीक्स तक का बच्चा होता है, तब हम उसे बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब लेकिन भाई वो मान लो 30 वीक्स का ही है, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, तो उस केस में क्या होगा, बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा, प्रीटर्म हो जाएगा। तो उसी चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ होता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो। इसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि इनहिबिट करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, प्रीटर्म लेबर से बचाता है। ठीक है, अगर यूट्राइन एक्टिविटी को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, तो क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखते हैं ताकि बच्चा पहले एक्सपेल ना हो। उसके बाद सीएनएस डिप्रेसेंट का यूज़ करेंगे ताकि कोई यूट्राइन एक्टिविटी ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रीटर्म की, वो है कैल्शियम। वही कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दो आप, यूट्राइन एक्टिविटी वही रुक जाएगी। सबसे ज़्यादा अगर कोई करवाता है तो कैल्शियम ही करवाता है। ठीक है, तो ये तो था लेबर के बारे में। तो आई होप मैंने जो भी आपको बताया, जितनी भी ट्रिक्स बताई, आपको समझ में आई होंगी और हेल्पफुल होंगी। और अगर ऐसे वीडियोस चाहते हो, ट्रिक्स वगैरह चाहते हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सब ही कुछ डिस्कस करूँगी। और ये जो वीडियोस बन रही है एज ए नॉर्सेट पर्पज़ से ज़्यादा रिलेटेड है, तो आई होप ये आपको हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।